हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड के जो भी कॉमर्स के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, चूंकि उनका एग्ज़ाम एकदम पास आ चुका है, बोर्ड ने डेट डिक्लेयर कर दिया है, तो उनको ज़्यादा हम फोकस करते हुए आज उनके बिजनेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनको जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा या डाउट होगी, वो शायद दूर हो जाएगा। क्योंकि एकदम एग्जाम के कगार पर आप लोग पहुंच चुके हैं, गिनती के दिन अब रह गए हैं आप लोगों के, और हर स्टूडेंट्स की यही चाहत होती है कि हमारा एग्जाम में परफॉर्मेंस एक अच्छा हो जाए। तो आज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। 2-3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसकी शुरुआत करके ऑर्गेनाइजिंग की क्लास 12th के स्टूडेंट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है ये आप किसी भी बोर्ड के हों या मैनेजमेंट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है जो सभी बोर्ड में है और यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम में है और मैनेजमेंट के भी कैरिकुलम में भी ये चैप्टर है। तो ये जो आपका 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग का तो मैंने पूरा बना के आपको दे दिया है। आज ये जो दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग का, इसका वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे हर चैप्टर में होता है कि चैप्टर की डिफिनीशन क्या है, ठीक उसी तरह से यहां पर भी इसकी डिफिनीशन है, जो कि कुछ इस तरह से है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप एमंग देम। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करने के बाद ग्रुप बनाया जाएगा कि कौन सी चीज किस ग्रुप में रखा जाए। क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को। उसके बाद उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है वो तय किया जाएगा। ये पूरा का पूरा काम, आइडेंटिफिकेशन का काम, उनको प्रॉपर ग्रुप में रखने का काम, और उनके बीच में आपस में क्या प्रॉपर रिलेशन है, ये 3 काम जिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमको पता चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद काम का बंटवारा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा होगा। बंटवारा एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को देने के जा रहे हैं, शायद आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क आपके समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी बैंक में जाते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। आप लोग कभी बैंक में जाइए। अब आज जैसे हम भेज रहे हैं बैंक में, उस तरह से कभी बैंक में जाइएगा तो आप देखिएगा हर काउंटर पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करने के लिए बैठे हैं। कोई कैश के लिए बैठा है, मैनेजर साहब अपने चैम्बर में बैठेंगे, उनका काम अलग है। उनका जो सेकंड लाइन ऑफिसर होगा, जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं या असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर कहते हैं,
उसका अलग काम, कैशियर का अलग काम। सब लोग अपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब काम का आइडेंटिफिकेशन हो और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका डिवीजन किया जाए प्रॉपर तरीके से, और डिवीजन करने के बाद उसको उसी व्यक्ति को दिया जाए जो व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम है, या ये कह सकते हैं उस काम को करने में उसका स्पेशलाइजेशन है। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स आप अपने स्कूल में देख लीजिए। आपके स्कूल में बहुत ढेर सारे टीचर्स हैं। क्या सभी टीचर सब चीज करते हैं? चलिए हम आपको अपने ही सब्जेक्ट का बता रहे हैं, कॉमर्स का। क्या कॉमर्स में जितने भी रिलेटेड टीचर्स हैं वो सब काम कर ले रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, अकाउंटेंसी बिजनेस के टीचर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स के टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे, यानी इसी तरह से साइंस डिपार्टमेंट में आप चले जाइए। यानी सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक बंटवारा किया गया है, और बंटवारा करने के बाद उसी टीचर को वो काम दिया गया है जो टीचर उस काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, जब मैं टीचर था, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज मैंने पढ़ाया है पिछले 32 साल तक। अब उसी को हम आपके पास वीडियो बना करके भेज रहे हैं। क्या हमको इंग्लिश पढ़ाने को दिया जाएगा? क्या हमको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने को दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं है कि हम इंग्लिश पढ़ा सकें या फिजिकल या अन्य सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। तो आइडेंटिफिकेशन यही होता है, और डिवीजन आइडेंटिफिकेशन के बेस पर काम का बंटवारा किया जाएगा। बंटवारा करने के बाद उसको उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया ऑर्गेनाइजिंग का। दूसरा स्टेप आता है डिपार्टमेंटाइजेशन। जो काम जिस डिपार्टमेंट के से रिलेटेड है, जो काम जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो काम उसी डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। उस डिपार्टमेंट में उस काम को करने के लिए जो भी स्पेशलाइज्ड या ऑथराइज्ड पर्सन है वो परफॉर्म करेगा। जैसे चलिए स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइंस डिपार्टमेंट में साइंस के टीचर्स होंगे, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स डिपार्टमेंट में आर्ट्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स डिपार्टमेंट वाला कॉमर्स डिपार्टमेंट में आके पढ़ा रहा है। हाँ, एक आध दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो टीचर आर्ट्स पे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, साइंस स्टूडेंट्स को भी, कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी। जैसे इंग्लिश, ये इंग्लिश के टीचर आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे, साइंस वाले भी को भी और कॉमर्स वाले को भी। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में भी काम को उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जिस डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड है। जैसे फंक्शन के बेस पर परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेस पर एप्लीकेशन हो गया। ठीक इसी तरह से टेरिटरी के बेस पर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल या अन्य तरीके से, यानी कुल मिलाकर के इसको बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो ये इसका ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आता है ड्यूटी को असाइन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है।
कि जिस व्यक्ति को हम काम करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं, यानी उसको उत्तरदायित्व दे रहे हैं, उसको ड्यूटी दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस काम को अच्छे ढंग से परफॉर्म करने में सक्षम है? ये अलॉट करने से पहले बहुत ही सोच विचार करके ये काम करना पड़ता है। फिर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करिए मुझको दे दिया गया, जाइए आप केमिस्ट्री पढ़ाइए। वही नीम हकीम खतरे जान वाली हिसाब किताब होगी। न मैं पढ़ा पाऊंगा, न स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि मुझको नॉलेज ही नहीं है। हां, अगर मुझको अकाउंटेंसी दे दिया गया, बिजनेस स्टडीज दे दिया गया, या दोनों सब्जेक्ट दे दिया गया, तो जो भी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज से कॉमर्स का स्टूडेंट बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकता है। तो ड्यूटी अलॉट करने से पहले उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हम ड्यूटी देने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम है। और ये उसके बैकग्राउंड से आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो तीसरा स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, ड्यूटी को असाइन करना। इतना काम हो गया। अब जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है वो व्यक्ति वो काम करेगा। नो डाउट काम करने में कभी कभी ऐसा होता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मुसीबत भी आ सकती है, ये सब कैजुअलिटी आ सकती है। इसको दूर बहुत आसानी से किया जा सकता है, ये सब नॉर्मल होता है। काम करते 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 आदमी इतना परफेक्ट हो जाता है कि ये सब चीजें बहुत वो आसानी से दूर कर सकता है। हाँ, कोई जो सीरियस मैटर आता है उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था होती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, कल अभी T20 मैच हुआ है श्रीलंका और भारत के बीच में से। अंतिम ओवर जिसमें 6 गेंद पे 16 रन की जरूरत थी, आप लोग देखे होंगे तो पता होगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि कप्तान साहब इसको बॉलिंग को फेंकेंगे, हार्दिक पांड्या साहब। लेकिन एक चौंकाने वाला डिसीजन हो गया कि हार्दिक पांड्या ने बॉल अक्षर पटेल को पकड़ा दी। हो सकता है उनको विश्वास रहा हो, क्योंकि कप्तानी का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। हो सकता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे हो कि मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म इस समय अक्षर पटेल कर देंगे। और आप देख लीजिए, इधर उधर होते हुए कभी मैच श्रीलंका के पाले में जा रहा था, कभी मैच भारतवर्ष के पाले में जा रहा था। अंत में विजयश्री भारत को मिल गई। तो ये तो डिसीजन हर ऑर्गेनाइजेशन लेता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, और किसी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी नेचर का हो। हां, ये सब करने के बाद जिस व्यक्ति को आपने जो काम सौंपा है, काम करने के बाद उसको ड्यूटी और परफॉर्मेंस में रिलेशन करना पड़ेगा, को रिलेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एनालाइज करना, कि क्या जो काम जैसे होना था वैसे हुआ है, या जिसको आप लोग कह सकते हैं रिजल्ट, क्या रिजल्ट हमारे पक्ष में आया। अगर पक्ष में नहीं आया तो क्या परिणाम तक हम पहुंच पाए, और अगर पहुंच पाए तो उसमें और सुधार की क्या जरूरत है, और अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो कमियां या गलतियां कहां कहां हुई हैं। ये एनालाइज हर बार किया जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। कोई ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो,
खेल कूद हो, कहीं पर भी आप जाएंगे, इवन आप अपनी पढ़ाई, हर साल आपका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट को आप एनालाइज करिए कि क्यों हम डिटोरिएट हो रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं। अगर अपग्रेड हो रहे हैं तो इसको कैसे मेंटेन करें या और अच्छा कैसे करें। अगर डिटोरिएट हमारा रिजल्ट हो रहा है तो हमारे अंदर क्या कमी है। ये चौथा स्टेप होता है एक ऑर्गेनाइजिंग का। तो ये 4 स्टेप मिलकर के ऑर्गेनाइजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है, अगर ये 4 चीजें हो गई किसी ऑर्गेनाइजिंग में, जैसे 4 चीजें, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटाइजेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड परफॉर्मेंस। तो इससे फायदा क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है इसका। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको सिस्टमेटिक वे में करते हैं उनको इसका महत्व बहुत अच्छे ढंग से पता है। जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा कि काम एक स्पेशलाइजेशन के पास जाता है। जैसा अभी मैंने बताया, आइडेंटिफाई करने के बाद उस व्यक्ति को काम अलॉट करिए जो व्यक्ति उस काम करने में सक्षम यानी स्पेशलाइज्ड हो। और जब भी कोई काम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होती है, लेकिन गलती की संभावना इतनी कम हो जाती है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, यानी रिजल्ट ज्यादातर फेवर में ही आएगा, अगेंस्ट में रिजल्ट जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो स्पेशलाइजेशन, और दूसरी चीज, बार बार जब वो व्यक्ति वही काम करता है तो उसके अंदर खुद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि ये काम मैं कर लूंगा। ये आपके भी अंदर भी है, सब में होता है कि जिस काम को बार बार कोई व्यक्ति करता है उस काम करने में उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद आता है, बहुत अच्छे ढंग से वर्क और रिजल्ट के बीच में आपस में रिलेशन मेंटेन किया जा सकता है। जहां पर जो खराब है सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं सबको आइडेंटिफाई कर लो, ऐसा नहीं सबको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा नहीं है, सबको आइडेंटिफाई कर लिया कि सबने मिलकर काम खराब किया है, तो जो व्यक्ति अच्छा स्टेप उठाया है वो डिमोरलाइज्ड हो जाएगा। हां, अगर क्लियर कट रिलेशनशिप मेंटेन है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, अगर क्लियर कट रिलेशनशिप मेंटेन है तो यह कंफर्म है कि जहां पर गड़बड़ी हुई है वहीं पर उसको सुधार की जरूरत है। इससे समय बचेगा, जिसको सुधार करना है उसी को पिन पॉइंट किया जा सकता है। ऐसा वो फिर नहीं कर पाएगा डेलीगेट कि नहीं, मैंने मुझसे गलती नहीं हुई है, मैंने गलती नहीं किया है। वो इग्नोर भी नहीं कर सकता है, उसको सुधार करना पड़ेगा। और जैसा कि मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, हर व्यक्ति के अंदर गलती करने का स्वभाव होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। हां, कोई बार बार गलती करता है, कोई कम गलती करता है, बहुत कम। अगर हम बार बार गलती कर रहे हैं तो अपने अंदर अगर हम सुधार लाए तो गलतियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी गलती कम से कम करेंगे। इसके बाद आता है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मींस मैक्सिमम नहीं होता है, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट आपके पास बैठा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। तो स्पेशलिस्ट कम समय में किसी भी रिसोर्सेज का यूज
अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हर स्पेशलिस्ट हर क्षेत्र का बैठा है, तो सभी लोग अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे, जिससे न सिर्फ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होगा, बल्कि समय की बचत होगी और पैसे यानी इकोनॉमिक बचत भी होगी। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। हमारे समय में उतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय चेंज तो बहुत, बदलाव जिसको कहते हैं, बहुत ही तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। इस बदलाव में जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने को एडजस्ट कर लेगा वो सक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा। यानी चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट हैं, तो बहुत आसान, थोड़ा मुझे दिक्कत होगी ये मैं मानता हूं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से जो भी चेंज हुआ है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से एडॉप्ट करके उस पैटर्न पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। चेंज तो होना है। आज आप देख लीजिए, डिजिटल मनी है, मैक्सिमम हो गई है। हमारे समय में नहीं थी, हमारे समय बिल्कुल नहीं थी। अब कल क्या होगा ये तो कल बताया जाएगा। कल मीन्स इन फ्यूचर। हर क्षेत्र में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर स्टेप पर चेकिंग पॉइंट अपने आप बैठा हुआ है। हर स्टेप पर किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है। जहां पर जिसकी गलती है वहीं पर उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन न सिर्फ इफेक्टिव होगा बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चूंकि स्पेशलाइजेशन है, व्यक्ति को बार बार काम करने का मौका मिल रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप बहुत तेजी से होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। और मैं सच बताऊं, अगर हमारे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो बिना किसी डर के हम वो काम करते हैं। और जब भी कोई काम बिना किसी डर के होता है तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलती नहीं होती है, भूल तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम हो जाती है। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत तेजी से होगा। और सब में अगर डेवलपमेंट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो होना ही होना है। नेक्स्ट आता है, जब इतना काम हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। बहुत तेजी से आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी से आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। सिर्फ ग्रोथ और डेवलप ही नहीं करेगा, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन मार्केट में बहुत तेजी से आगे चलेगी। इससे कई बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एरा में आगे निकलते चले जाएंगे। आप के ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट और सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जब मार्केट और सोसाइटी आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करती है तो आपका एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है। और जब एक्सपेंशन बहुत तेजी से होगा तो आप नए नए चीज को करने को और सोचेंगे, जिससे कि और मार्केट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट हो। जब इतना कुछ होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो अपने आप होगा। और इकोनॉमिक बेनिफिट जब आपका अपने आप होगा
तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, मैनेजर हैं, ऑफिसर्स हैं, यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ अपने आप बेनिफिटेड होगा। और जब स्टाफ बेनिफिटेड होगा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी होती है काम करने की। तो ये सब पूरा चीज एकदम इंटर और को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड और को रिलेटेड है। और ये संभव कैसे होगा? सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग से। तो आज का मेरा ये वीडियो, अभी एक दो और वीडियो बनेगा तो ऑर्गेनाइजिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये मेरा वीडियो, चूंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीबीएसई की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर किसी भी बोर्ड के हैं, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना आज के डेट में सीबीएसई के क्लास 12th के कॉमर्स के लिए है। स्टूडेंट इस हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। देखने के बाद आप लोग अपने सीबीएसई बोर्ड की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको करना है। हम लोग सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, आपको बूस्टअप कर सकते हैं, आपका मॉरल हाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन तो आपको करना है। हम नहीं बैठ के एग्जाम देंगे, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और मेरी यही शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट से हैं, आप चाहे जिस बोर्ड के हों, चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जिस प्रोफेशनल कॉलेज के हों, कि आपका परफॉर्मेंस एक अच्छा परफॉर्मेंस हो जब भी आप एग्जामिनेशन की सीट पर बैठें। थैंक यू स्टूडेंट्स।